हेलो एवरीवन। आज का क्लास जो है अकाउंटेंसी एमसीक्यू का तीसरा क्लास है, जो क्लास 11th कॉमर्स के लिए है। जैक 2024 में जो एग्ज़ाम अकाउंटेंसी का होगा उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसका ही तीसरा क्लास है। पहला दो क्लास जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लें। और ये तीसरा वीडियो है, ये 3 वीडियो को आप लोग रिपीट करके जाएं, निश्चित ही आप लोग अपने एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा करेंगे। तो आज का क्लास जो है तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये अकाउंटेंसी का क्लास है जो क्लास 11th कॉमर्स के लिए है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा क्या, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन विच कन्वेंशन इट इज बेस्ड। बोल रहा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट में शो किया जाता है ऑन विच कन्वेंशन इज बेस्ड। सबसे पहला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, तीसरा है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर और चौथा है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसका राइट आंसर जो होगा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर राइट आंसर होगा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा कि द पॉलिसी टू एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस इन कंसर्न विथ, पूरा लाभ की आशा न करें और लॉस के लिए जो भी पॉसिबल हो उसका प्रोविजन करके रखें। ये किस कॉन्सेप्ट में कहा गया है? पहला ऑप्शन है कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म, दूसरा ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, तीसरा ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, चौथा ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का भी ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है। इस क्वेश्चन में कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, किस बेस पर, तो कन्वेंशन बेस पर। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि द पॉलिसी टू एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस इन कंसर्न विथ, ए नंबर ऑप्शन है कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म, बोला कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म, और सी नंबर में बोला जा रहा है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, बी नंबर में बोला जा रहा है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर और डी नंबर में बोला जा रहा है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें ए नंबर राइट आंसर होगा कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म जो है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में बोला जा रहा है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 2004 में, 2001 में, 2006 में या 2008 में? इसका राइट आंसर होगा 2001 में, 3 का बी नंबर। इसके बाद बोला जा रहा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोल रहा है एडॉप्ट किया जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ एडॉप्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4
बोल रहा है क्या, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ अडॉप्ट किया जाता है, तो पहला नंबर में बोल रहा है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरा नंबर में बोल रहा है क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तीसरा नंबर बोल रहा है बोथ ए एंड बी में, और चौथा नंबर में बोल रहा है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या बोला जा रहा, हाउ मेनी केसेस दिस जीएसटी रिप्लेस्ड। बोल रहा है इसमें क्या, जीएसटी जो है कितने उपकर को रिप्लेस्ड किया है, पूरा जीएसटी में कितने उपकर को रिप्लेस किया गया है। ए नंबर में बोल रहा 25, बी सी नंबर में बोल रहा 28, बी नंबर में बोल रहा 23 और डी नंबर में बोल रहा 26। राइट आंसर होगा 23 केसेस को रिप्लेस किया है जीएसटी। इसके बाद बोल रहा है क्या, 6 नंबर में फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज, अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप पूछा जा रहा कि क्या होता है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी नंबर बोल रहा क्या, मेकिंग ट्रायल बैलेंस, सी नंबर में बोल रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, और डी नंबर में बोल रहा ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी नंबर होगा। सात नंबर क्वेश्चन में आइए, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज। अब फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है, एक क्वेश्चन तो हो चुका, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट स्टेप ये तो बता चुके। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, बोला जनरली देयर इज एन अकाउंटिंग पीरियड, जनरली अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का या 12 महीने का। याद रखिएगा अकाउंटिंग पीरियड हमेशा 12 महीने का होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आइए 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बोल रहा 9 नंबर में Which of the following is not basis of accounting, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का बेस नहीं है, कैश बेसिस अकाउंटिंग बेस है, एक्चुअल बेसिस, बोथ ए एंड बी, और डी क्रेडिट बेसिस। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का डी नंबर, 9 का डी नंबर बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो क्रेडिट बेसिस ये अकाउंटिंग का बेस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन एलिमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मेन एलिमेंट क्या है, जीएसटी का मुख्य तत्व क्या क्या है। तो जीएसटी का 3 मुख्य तत्व होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। 10 का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, 11 में बोल रहा इंडिया, बोल रहा क्या, इंडिया इज विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। बोला इंडिया वह कौन सा कंट्री है जहां जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है। इंडिया इज विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, इंडिया कैवा कंट्री है, माने इंडिया जो है कैवा कंट्री है जहां जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है। सबसे पहले 161 यहाँ पर बोल रहा है कैवा देश, यहाँ भी लगा दीजिए वहाँ देश, यहाँ भी लगा दीजिए वहाँ देश, यहाँ भी लगा दीजिए वहाँ देश। मतलब इंडिया इन विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, 161वां देश है,
160वां देश है, 162वां देश है, 163वां देश है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 161वां देश है जहां जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है। जीएसटी जितने देशों में इंप्लीमेंट हुआ है 161वां देश है जहां इंडिया जीएसटी में इंप्लीमेंट हुआ है। नेक्स्ट 12 नंबर, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ इंटर स्टेट, याद रखिएगा इंट्रा नहीं पूछा गया है, इंटर स्टेट पूछा गया है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स हैज शैल बी लेविड इज, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में टैक्स लेविड होता है क्या? आईजीएसटी। तो राइट आंसर क्या होगा? आईजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए 13 में, 13 नंबर में आइए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एबीएस। एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, दूसरा बोल रहा है अकाउंटिंग सिस्टम बोर्ड, तीसरा बोल रहा है अकाउंटिंग समिति बोर्ड और चौथा बोल रहा है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पूरा सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन, सोर्स अकाउंट का जो बेस है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? वाउचर है, ट्रांजैक्शन है, जर्नल है या नन ऑफ दीज? राइट आंसर होगा इसका वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है अकाउंट्स का क्या है? वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा वाउचर की, वाउचर क्या है? रिटन एविडेंस है, ओरल एविडेंस है, रिटन एंड ओरल दोनों है या नन ऑफ दीज? राइट आंसर होगा रिटन एविडेंस होता है, वाउचर है। वाउचर क्या है? रिटन एविडेंस। नेक्स्ट 16 नंबर, ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स कौन अकाउंट है? ड्राइंग्स में बोल रहा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑल ऑफ दीज। ड्राइंग जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। 16 के बाद आइए 17 नंबर क्वेश्चन में, फुल फॉर्म ऑफ जेएफ। जेएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जब लेजर हम बनाते हैं तो लेजर का कॉलम में जेएफ लिखा जाता है, तो जेएफ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो जेएफ का फुल फॉर्म ए नंबर में बोल रहा है जनरल फॉलियो, बी नंबर बोल रहा है जनरल फाइल, सी नंबर बोल रहा है ज्वाइंट फाइल और डी नंबर बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर जनरल फॉलियो। जेएफ का फुल फॉर्म जनरल फॉलियो होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉलम इन देयर लेजर, लेजर में कितने कॉलम होते हैं? हाउ मेनी कॉलम इन लेजर फॉर्म, लेजर फॉर्म में कितने कॉलम होते हैं? तो लेजर में कितना कॉलम होता है? 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर होगा 8 कॉलम। डेबिट में 4 कॉलम, क्रेडिट में 4 कॉलम, टोटल 8 कॉलम होता है लेजर में। 18 के बाद आइए 19 नंबर क्वेश्चन में, उन्नीस नंबर क्वेश्चन में आइए। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कैश परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन, जो गुड्स हम कैश परचेज करेंगे उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो कैश, जो भी गुड्स कैश परचेज करेंगे उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में। राइट आंसर होगा सी नंबर, कैश बुक में। 19 का सी नंबर। 20 नंबर में आइए, फॉलोइंग आर नॉट सब्सिडरी बुक, इसमें कौन सब्सिडरी बुक नहीं है? कैश बुक सब्सिडरी बुक है, सेल्स बुक, परचेज बुक सब सब्सिडरी बुक है, परचेज अकाउंट जो है वो सब्सिडरी बुक नहीं है। तो 20 का डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद पूरा सब डिवीजन ऑफ जनरल इज नॉन एज, सब डिवीजन ऑफ जनरल इज नॉन एज जनरल प्रॉपर बुक, सेपरेट बुक, सब्सिडरी बुक, बिल्स बुक। राइट आंसर होगा सब्सिडियरी बुक। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज, पेटी कैश का बैलेंस क्या होता है? रेवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस होता है, लायबिलिटीज होता है या एसेट्स होता है? राइट आंसर होगा एसेट्स होता है। पेटी कैश का बैलेंस क्या होता है? एसेट्स होता है।
नेक्स्ट बोला बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किया जाता है, कब तैयार किया जाता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब तैयार किया जाता है? 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट को, या एक पार्टिकुलर डेट को? बोलिए क्या होगा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 1 जनवरी को, ये नहीं होगा। 31 दिसंबर को नहीं होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट को नहीं होगा। एक पार्टिकुलर डेट को, बिल्कुल सही, एक पार्टिकुलर डेट को बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ए नंबर बोल रहा एन अकाउंट, नहीं होगा। ए पार्ट ऑफ कैश बुक, ये भी नहीं होगा। सी नंबर बोल रहा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, बिल्कुल सही, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 का सी नंबर। 25 नंबर में आइए। 25 नंबर में क्या बोल रहा है? 25 नंबर बोल रहा है ए पासबुक इज अ कॉपी ऑफ। पासबुक किसका कॉपी है? कैश बुक ऑफ, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, कैश बुक रिलेटिंग बैंक कॉलम या करेंट अकाउंट। तो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक किसका कॉपी है? ये पूछा जा रहा है 25 नंबर में कि पासबुक किसका कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा पासबुक किसका कॉपी है। तो पासबुक जो होता है किसका कॉपी होता है? कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, नहीं। ए कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक बुक, बिल्कुल सही, ये कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का बेसिस पर आप क्या तैयार करते हैं? तो ट्रायल बैलेंस का बेसिस में आप क्या जनरल बनाते हैं? नहीं। लेजर बनाते हैं? नहीं। फाइनल अकाउंट बनाते हैं? बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी नंबर आंसर होगा। सत्ताईस नंबर में आइए। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन। डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज नहीं होता है? मशीनरी पर, गुडविल पर, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर। तो डेप्रिसिएशन बोल रहा है किस पर चार्ज नहीं होता है, नॉट लिखा हुआ है। तो मशीनरी पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता ही है, बिल्डिंग पर भी होता है, फर्नीचर पर भी होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। 28 नंबर बोल रहा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, सेक्रेट रिजर्व है, या नॉन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर होगा स्पेसिफिक रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 28 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन है कैश एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? नॉन कैश एक्सपेंसेस इसका राइट आंसर होगा। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज, पूरा क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज, प्रोविजन का क्रिएशन करना क्या है? वॉलंटरी है, इलीगल है, या नेसेसरी है, या अननेसेसरी है? तो प्रोविजन का क्रिएशन करना नेसेसरी होता है। 29 के बाद 30 नंबर का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31। रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट, एसेट्स, लॉसेस, या लायबिलिटीज? इसका राइट आंसर होगा प्रॉफिट। 32 नंबर बोला ट्रेडिंग अकाउंट इज। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नॉन ऑफ दीज? तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। जिस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट हो वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है।
नेक्स्ट 32 के बाद आइए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ग्रॉस प्रॉफिट किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का पैसा को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, तो वर्किंग कैपिटल का क्या फार्मूला होता है, तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखिए कहाँ है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में आइए। 35 नंबर क्वेश्चन में आइए। गुडविल इज, गुडविल क्या है, करंट एसेट्स है, टेंजिबल करंट एसेट्स है, इंटेंजिबल करंट एसेट्स है या इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, तो गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स कहलाता है। गुडविल जो है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है। 35 का डी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इन बिजनेस इज नॉन एज, बोल रहा है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इन बिजनेस इज नॉन एज, बोल रहा है यहाँ कि अगर बोल रहा है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा किससे, एक्सपेंडिचर से, बिजनेस में जो खर्च है खर्च से ज़्यादा अगर रेवेन्यू हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे या क्रेडिटर कहेंगे, तो प्रॉफिट कहेंगे। अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो गया और खर्च कम हो गया तो हमारा प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। कहा जा रहा है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इन बिजनेस इज नॉन एज प्रॉफिट, क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। 37 में आइए क्या है 37 नंबर क्वेश्चन, आइए बोल रहा है क्या, अनपेड एक्सपेंसेज आर शोइंग द बैलेंस शीट एज, अनपेड एक्सपेंसेज, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोलिए, अनपेड बोलिए, ओइंग बोलिए, एक ही चीज होता है। कहा जा रहा अनपेड एक्सपेंसेज आर शोइंग द बैलेंस शीट एज करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज, इसका राइट आंसर होगा करंट लायबिलिटीज। इसके बाद बोला जा रहा है सैलरी एंड वेजेज इज डेबिटेड इन, सैलरी एंड वेजेज डेबिटेड इन, कहाँ डेबिट होता है, सैलरी एंड वेजेज बोल रहा है। अगर वेजेज एंड सैलरी बोलता तो आंसर अलग हो जाता, लेकिन यहाँ सैलरी एंड वेजेज कहा जा रहा है, तो सैलरी एंड वेजेज डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या डिस्काउंट अकाउंट, तो सैलरी एंड वेजेज है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। अगर यही सैलरी एंड वेजेज के जगह वेजेज एंड सैलरी रहता तो आंसर ट्रेडिंग अकाउंट होता, अगर वेजेज एंड सैलरी रहता तो आंसर ट्रेडिंग अकाउंट होता, लेकिन यहाँ सैलरी एंड वेजेज है इसलिए इसका आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। 38 के बाद आइए 39 में, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या, Which of the following is not current liability, इसमें से कौन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो देखिए क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी है, बीपी भी करंट लायबिलिटी है, अनपेड सैलरी भी करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड रेंट एक करंट लायबिलिटी नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। याद रखिएगा नॉट लिखा हुआ है, नॉट यानी कौन करंट लायबिलिटी नहीं है, ये तीनों करंट लायबिलिटी है, एक करंट लायबिलिटी नहीं है। इसके बाद कहा जा रहा है 40 नंबर में गुड्स परचेज फॉर कैश विल, अगर हम गुड्स नकद खरीदेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द एसेट्स, एसेट्स बढ़ेगा, डिक्रीज द एसेट्स, एसेट्स घटेगा, हैव नो इफेक्ट ऑन एसेट्स, इफेक्ट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और नन ऑफ दिस मतलब इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब हम गुड्स कैश खरीदेंगे, गुड्स अगर हम कैश खरीदेंगे तो कैश जाएगा गुड्स आएगा, तो कैश जाएगा तो कैश घटेगा, गुड्स आएगा मतलब स्टॉक बढ़ेगा। तो एक ऐसे एक करंट एसेट्स जा रहा है, दूसरा करंट एसेट्स हमारे पास
आ रहा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा एसेट्स पर। इसका राइट आंसर होगा हैव नो इफेक्ट ऑन एसेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन में आइए, बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस। इसका राइट आंसर होगा पेरोल अकाउंटिंग। डेबिट सिग्निफाइज, डेबिट क्या सिग्निफाई करता है। अगर हम डेबिट लिखते हैं तो डेबिट क्या सिग्निफाई करता है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन कैपिटल या ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इस प्रकार से टोटल 3 वीडियो बनाया गया, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इन तीनों वीडियो को आप लोग अगर अच्छे तरीक़ा से रिपीट करके जाते हैं तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होने वाला है। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।